नमस्कार दोस्तों, मैं रविंद्र आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन रोजगार में। दोस्तों इस लेसन में मैं आपको पिछले लेसन में हमने आपका जो है कार्य शक्ति कराया था और जो है ऊर्जा हमने जो है छोड़ दिया था। तो इस लेसन में मैं आपको ऊर्जा यानी पावर पूरा डिटेल में कराऊंगा। उसके साथ ही आपको हीट एंड टेम्परेचर यानी उष्मा व तापमान वाला टॉपिक भी जो है पूरा कराऊंगा। तो शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखते रहेगा। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जो है होने वाला है, आगे तक आपको ये टॉपिक काम आएगा जनरल साइंस में, सामान्य विज्ञान में। तो बात करते हैं दोस्तों शक्ति की। शक्ति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों हम पावर। पावर क्या होती है दोस्तों? कार्य करने की दर को ही जो है हम पावर यानी शक्ति कहते हैं। इसका जो मात्रक होता है एसआई यूनिट होती है, वो होती है जूल पर सेकंड या फिर वाट। यानी एसआई मात्रक क्या है दोस्तों? वाट है, और इसे जूल पर सेकंड भी जो है हम लिख देते हैं, जूल प्रति सेकंड। एसआई यूनिट इसकी है वाट, याद रखिए दोस्तों वाट। उसके बाद जो शक्ति का फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, वो होता है P इक्वल टू डब्ल्यू इंटू टी। P इक्वल टू डब्ल्यू टी। यहां पर W क्या है दोस्तों? कार्य है, और यहां पर T क्या है? समय है, टाइम है। तो P इक्वल टू डब्ल्यू टू टी कार्य इंटू समय, ये इसका जो है फार्मूला होता है। यह एक आदिश राशि है। आदिश का मतलब होता है दोस्तों स्केलर क्वांटिटी। दो क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी, एक स्केलर होती है, एक वेक्टर होती है। तो ये क्या है दोस्तों? एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि है, जिसमें केवल दोस्तों आपका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। उसके बाद हॉर्स पावर की बात करें दोस्तों, हॉर्स पावर क्या होती है और शक्ति होती है दोस्तों, यहां पर एक हॉर्स पावर की इक्वल होती है 746 वाट की। 746 वाट की इक्वल होती है एक हॉर्स पावर। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, हमारा जो नया टॉपिक है, नया चैप्टर है, वो है हीट एंड टेम्परेचर। हीट एंड टेम्परेचर अब मैं आपको डिटेल में कराने वाला हूं, तो अगर आप चाहें साथ के साथ नोट कर सकते हैं, आगे आपको ही जो है रिवीजन के टाइम पर काम आएगा। तो बात करते हैं दोस्तों उष्मा की। उष्मा को हम इंग्लिश में कहते हैं हीट। हीट कहते हैं दोस्तों, हीट में क्या होता है? यह वह ऊर्जा होती है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल जो है तापांतर यानी टेम्परेचर डिफरेंस है, डिफरेंस के कारण जो है स्थानांतरित होती है। मान लीजिए एक बॉडी में हाई टेम्परेचर है, दूसरी बॉडी में लो टेम्परेचर है, और वो जो है किसी कंडक्टिंग वे से कनेक्टेड है, तो दोस्तों उष्मा यानी हीट ही जो है उनमें जो है टेम्परेचर का जो है तापांतर के कारण जो है उत्पन्न होगी। तो उसे हम जो है ऊर्जा कहते हैं। यह एक ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण जो है स्थानांतरित होती है। उसके बाद दोस्तों जो उष्मा होती है, उसकी जो एसआई यूनिट होती है, वो होती है जूल। जूल होती है दोस्तों, लेकिन इसे कैलोरी में भी मापा जाता है। कैलोरी भी जो है इसकी अन्य इकाई है, लेकिन जो एसआई इकाई है वो है यहां पर दोस्तों जूल। याद रखिए, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन की आपकी उष्मा की एसआई यूनिट क्या है, तो जूल है दोस्तों इसकी एसआई यूनिट। एसआई मात्रक यूनिट क्या है? जूल है। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों टेम्परेचर की। टेम्परेचर क्या होता है दोस्तों? ताप, जिसे हिंदी में ताप कहते हैं। टेम्परेचर आप सभी को पता है क्या होता है दोस्तों? विच फील कोल्डनेस या उठनेस ऑफ बॉडी, या फिर इसे हम कह सकते हैं दोस्तों एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा के प्रवाह की दिशा को निश्चित करता है। यानी एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मीय ऊर्जा हीट एनर्जी के प्रवाह यानी डायरेक्शन को जो है निश्चित करता है, डायरेक्शन को बताता है। तो यहां पर दोस्तों जो टेम्परेचर है उसकी जो एसआई यूनिट होती है, एसआई इकाई होती है, वो होती है केल्विन। याद रखिए दोस्तों इसकी जो एसआई यूनिट होती है केल्विन, लेकिन इसे अन्य इकाइयों में भी मापा जाता है, जैसे कि फारेनहाइट हो गई दोस्तों, सेल्सियस हो गई, रूमर हो गई, इनमें भी इसे मापा जाता है। लेकिन जो एसआई यूनिट है, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट है, वो है दोस्तों केल्विन, जिसे के से डिनोट किया जाता है। उसके बाद दोस्तों एक रिलेशन में आपको बता देता हूं, सेल्सियस में, फारेनहाइट में, रूमर में और केल्विन में। यह रिलेशन आपका आगे तक काम आएगा दोस्तों, एसएससी एग्जाम्स में आपका बहुत ज्यादा काम आएगा, और यहां पर भी जो है आपका इससे क्वेश्चन बन सकता है। आपको जो है डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दे देंगे, उसे फारेनहाइट में पूछेंगे, रूमर में पूछेंगे, केल्विन में पूछेंगे, तो इससे आपका क्वेश्चन बनेगा। और इसे याद रखिए दोस्तों, यहां पर सी है सेल्सियस, एफ है फारेनहाइट, आर है रूमर और के है केल्विन। सेल्सियस, फारेनहाइट, रूमर, केल्विन। तो याद रखिए दोस्तों यहां पर C/5 इक्वल टू F घटा 32/9 इक्वल टू R/4 इक्वल टू K-273/5। मान लीजिए दोस्तों आपको 5 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो यहां पर सेल्सियस के स्थान पर 5 टेकिए और उसे केल्विन में बदलना है। तो यहां पर दोस्तों सिंपल जो है आप ये दो उठा लीजिए और इनको जो है इक्वल टेक दीजिए, आप केल्विन में बदल सकते हैं। इसी प्रकार फारेनहाइट में दिया हुआ है, रूमर में पूछा है तो इन दोनों को इक्वल टेक दीजिए, रूमर और सेल्सियस में पूछा है तो R/5 और R/4 को इक्वल टेक दीजिए। इस प्रकार जो है आप निकाल सकते हैं, टेम्परेचर कन्वर्जन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक और टर्म आती है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक एनर्जी आपने सुना होगा। अब हम पढ़ने वाले दोस्तों स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट को कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा मैंने दोस्तों आपको इलेक्ट्रिसिटी में कराया था, रेजिस्टेंस यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, ये सब मैंने आपको उसमें कराया। तो इसी प्रकार आती है दोस्तों एक टर्म स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी पदार्थ के 1 ग्राम द्रव्यमान के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस
सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को उस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। यानी किसी कोई पदार्थ है दोस्तों, 1 ग्राम का जो है उसका द्रव्यमान है, तो उसमें 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने के लिए जितनी ऊष्मा की हमें जो है आवश्यकता होगी उसे हम कहेंगे दोस्तों स्पेसिफिक हीट, यानी विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट आ रही है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जितना हो सकता हूं अच्छे से अच्छा आपको जो है पढ़ाऊंगा, जितना मैक्सिमम हो सकता है मुझसे उतना अच्छा जो है मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों अगर आपको अच्छी लग रही है। कोई डाउट है या फिर कहीं से आपको समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, घंटी का आइकन भी दबा लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों अगला आती है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा को हम कहते हैं दोस्तों लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा में क्या होता है दोस्तों, नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। यानी एक जो नियत टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर है, उस पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है। इसे पदार्थ की गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहते हैं। तो लेटेंट हीट का मतलब होता है दोस्तों नियत ताप पर पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन के लिए, यानी उसकी जो स्टेट है उसे चेंज करने के लिए जो हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, इसे पदार्थ की क्या कहते हैं, गुप्त ऊष्मा यानी लेटेंट हीट कहते हैं। तो आगे बात करते हैं दोस्तों, लेटेंट हीट का एक फार्मूला होता है। ये एक फार्मूला तो दोस्तों लेटेंट हीट का नहीं है, ये आपका जो है एक कॉमन फार्मूला है हीट का। इसे आप जो है याद रखिए, इससे आपके कई बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। C = Q / m थीटा। C = Q / m थीटा। C यहां पर दोस्तों स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट है। उसके बाद यहां पर m द्रव्यमान यानी मास है और Q यहां पर टेम्परेचर यानी ताप है। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, C = Q / m थीटा। C = Q / m थीटा। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट की, यानी ऊष्मा को किस प्रकार जो है ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है, किस प्रकार इसका संचरण किया जा सकता है, आदान प्रदान किया जा सकता है। तो ये अब मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ऊष्मा का संचरण क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट क्या होती है। ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए दोस्तों संचरण कहते हैं। नहीं, अगर हम ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना चाहते हैं, यानी इसे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, इसका संचरण करना चाहते हैं, तो इसे ही हम जो है ऊष्मा का संचरण कहते हैं। और ये मुख्यतः 3 प्रकार से होता है, यानी इसकी 3 जो है प्रकार से होता है। जिस प्रकार दोस्तों आप किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं तो उसे सड़क मार्ग, वायु मार्ग, जल मार्ग से लेकर जा सकते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर आपको हीट को लेकर जाना है तो आप जो है वो 3 तरीकों से लेकर जा सकते हैं। सबसे पहला आता है दोस्तों रेडिएशन। रेडिएशन जिसे हम विकिरण कहते हैं, रेडिएशन। आप सभी को पता है जो सूरज से एनर्जी आती है, हमारे पास जो लाइट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, वो सूरज से आती है, वो रेडिएशन की फॉर्म में आती है, विकिरण की फॉर्म में आती है। तो दोस्तों यह ऊष्मा का संचरण का सबसे तेज और अच्छा तरीका है। सबसे तेज आता है, आपको पता है कि काफी कम समय में 8 मिनट के लगभग जो है यहाँ से सूर्य से हमारे पास जो है ऊर्जा आ जाती है 8 मिनट 19 सेकंड में ही। तो आप अनुमान लगा सकते हैं सूरज हमसे कितनी दूर है और कितने कम समय में उससे हमें जो है ऊर्जा प्राप्त हो रही है। तो विकिरण जो है, रेडिएशन जो है ऊर्जा के संचरण का सबसे तेज जो है सबसे अच्छा तरीका है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो ऊर्जा का संचरण होता है वो रेडिएशन में होता है, किरणों में होता है, और इसमें किसी भी मीडियम या फिर आपके माध्यम की जो है आवश्यकता नहीं होती है, रिक्वायरमेंट नहीं होती है, याद रखिए दोस्तों। उसके बाद आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कंडक्शन की। कंडक्शन क्या होता है दोस्तों, कंडक्शन को हम कहते हैं चालन। चालन, कंडक्शन को हम कहते हैं दोस्तों चालन। इसमें क्या होता है, इसमें होता है दोस्तों ऊष्मा का संचरण कणों के द्वारा होता है, यानी ऊष्मा का जो संचरण है वो पार्टिकल्स के द्वारा होगा। इसमें जो चाल होती है कंडक्शन में हीट की वो बहुत ही जो है कम होती है, यानी ऊष्मा की चाल जो इसमें होती है बहुत धीमी होती है, सबसे धीमी होती है आपकी कंडक्शन में। याद रखिए इसमें केवल ठोस में ही है संचरण होता है, यानी ठोस पार्टिकल्स, ठोस सब्सटेंसेस में ही जो है इस प्रकार जो है ऊर्जा का संचरण होता है, केवल ठोस पदार्थों में ही। याद रखिए रेडिएशन में क्या होता है दोस्तों, निर्वात में भी हो सकता है, उसमें किसी भी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें दोस्तों ठोस में होगा। अब बात कर लेते हैं संवहन की यानी कन्वेक्शन की। तो कन्वेक्शन में क्या होता है दोस्तों, ऊष्मा का जो संचरण होता है माध्यम के कणों के द्वारा होता है, जो मीडियम होता है उसमें जो पार्टिकल होते हैं उनके द्वारा जो है ये होता है, ये संवहन कन्वेक्शन होता है। उसके बाद इसमें भी संचरण की चाल धीमी होती है, इसमें भी धीमी होती है दोस्तों, लेकिन आपकी कंडक्शन से तेज होती है और रेडिएशन से कम होती है। तो सबसे कम होती है कंडक्शन में और सबसे ज्यादा होती है रेडिएशन में हीट की स्पीड, ऊष्मा की गति।
उसके बाद दोस्तों यहां पर बात कर लेते हैं, इसमें भी संचरण की चाल धीमी होती है, यह केवल द्रव व गैस में होता है। जो कन्वेक्शन होता है दोस्तों वो गैसेज और जो है आपका लिक्विड्स में होता है, यानी गैसेज में होता है मेनली आपका, गैसेज और लिक्विड्स यानी गैस और द्रव में जो है आपका संवहन कन्वेक्शन होता है। तो याद रखिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों परम शून्य तापमान की। परम शून्य तापमान क्या होता है, यानी आप परम शून्य तापमान को क्या कह सकते हैं दोस्तों, परम शून्य तापमान यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर भी आप कह सकते हो दोस्तों। ये क्या होता है, यह न्यूनतम तापमान होता है यानी मिनिमम टेम्परेचर होता है। ये क्या होता है दोस्तों, न्यूनतम तापमान होता है, मिनिमम टेम्परेचर होता है। इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है, इस पर जो आणविक ऊर्जा दोस्तों वो न्यूनतम होती है, और यह केल्विन स्केल पर 0 केल्विन होता है। केल्विन स्केल पर आप सभी को पता है 0 केल्विन को हम परम शून्य तापमान कहते हैं, और केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है दोस्तों, केल्विन कभी भी नेगेटिव नहीं होता। याद रखिए कई बार पूछ लिया जाता है माइनस आपको 273 केल्विन दे दिया जाता है, तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं दोस्तों, क्योंकि केल्विन तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। यानी अब तक जो है केल्विन को नेगेटिव जो है हम नेगेटिव में अटेन कर ही नहीं पाए हैं, पॉसिबल ही नहीं है कि केल्विन नेगेटिव हो। तो ये डाउट जो है दूर कर लीजिए कि केल्विन नेगेटिव होता है, तो केल्विन नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद सेल्सियस स्केल पर जो होता है वो होता है यहां पर आपका 0 केल्विन क्या होता है दोस्तों, सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस, -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है आपका दोस्तों 0 केल्विन के इक्वल। तो याद रखिएगा ये आपका जो है होता है, और इसे अगर जो है हम दोस्तों इक्वल माने तो 273 जो है कह सकते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस आपका 0 केल्विन के इक्वल होता है। लेकिन जो एक्चुअल वैल्यू होती है वो होती है -273.15 आपकी जो है 0 केल्विन की वैल्यू होती है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं किरचॉफ लॉ की। यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार पूछ लिया जाता है किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ होता क्या है दोस्तों, किरचॉफ लॉ में होता है इस नियम के अनुसार अच्छे अवशोषक यानी गुड अब्जॉर्बर और गुड एमिटर। इसमें कहा था दोस्तों जो अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं, जो अच्छे अवशोषक होते हैं, वो अच्छे उत्सर्जक यानी एमिटर भी होते हैं। अच्छे एमिटर अच्छे अब्जॉर्बर होते हैं, और अच्छे एब्जॉर्बर अच्छे एमिटर होते हैं। गुड यानी अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं। ये इस नियम में बताया है किरचॉफ लॉ ने। किरचॉफ साइंटिस्ट थे दोस्तों, इन्होंने ये नियम दिया था। तो बिल्कुल इजी है दोस्तों, अच्छे अवशोषक अच्छे उत्सर्जक होते हैं, यानी गुड अब्जॉर्बर आर गुड एमिटर एंड गुड एमिटर्स आर गुड अब्जॉर्बर, अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं। तो ये होता है। उसके बाद दोस्तों एक और टर्म आती है आपकी स्टीफन लॉ की। स्टीफन लॉ जिसे स्टीफन का नियम कहा जाता है दोस्तों, स्टीफन लॉ ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें कहा था दोस्तों जो आपका ई है वो आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी की पावर 4 से, ई इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4। यहां पर जो सिग्मा है दोस्तों वो स्टीफन कांस्टेंट है, स्टीफन का नियंत्रक है। तो बस ये याद रखिएगा, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4, या फिर E इक्वल टू सिग्मा टी की पावर 4 सिग्मा। यहां पर स्टीफन कांस्टेंट है, स्टीफन नियंत्रक है। इसमें क्या कहा था दोस्तों स्टीफन ने लॉ में सॉरी दोस्तों, जो स्टीफन लॉ है उसमें कहा था किसी कृष्णिका में एकाक पृष्ठीय क्षेत्रफल के प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा उसके परम ताप के चतुर्थ घात होती है। यानी आपको मैंने बता दिया दोस्तों, ई आपका क्या होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी की पावर 4 होता है। तो यही आपका जो है बेसिकली जो है आपका स्टीफन लॉ था। यहां पर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसे साइन हटाकर हम दोस्तों सिग्मा लिख सकते हैं, और सिग्मा क्या है स्टीफन कांस्टेंट है। तो ये दोस्तों आपका स्टीफन ने लॉ दिया था। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर दीजिए, और अगर अपने चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का आइकन दबा लीजिए। रोजाना हम आपके लिए स्टडी वीडियोस और जो है लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों हमने आपके लिए 2 बुक बनाई है, एक तो फिजिक्स की और दूसरी है हमारी दोस्तों आपकी जीके की। तो अगर आप जीके की बुक लेना चाहते हैं या फिर फिजिक्स की बुक लेना चाहते हैं तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है दोस्तों। हैंड रिटन नोट्स हैं, बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों जीके के और फिजिक्स के। जीके की कीमत है दोस्तों 50 रुपए और फिजिक्स की बुक की कीमत है 30 रुपए। ये ई बुक है, पीडीएफ फॉर्मेट में है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। जैसे ही आप पेमेंट करते हैं तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जरूर से जाइए एक बार चेक कीजिए, अगर आपको अच्छी लगे तो खरीद लीजिए दोस्तों। आपका जो है ये फिजिक्स का पार्ट 1 है, यानी इसमें आधा सिलेबस है फिजिक्स का। इसी प्रकार पार्ट 2 भी अवेलेबल हो जाएगा दोस्तों जल्दी। पहले आप ये पार्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद जीके की जो बुक है इसमें पूरा सिलेबस आपका जीके का कराया हुआ है, तो ये भी बुक आप देख सकते हैं। लिंक इनका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ इंडियन रोजगार पर। जय हिंद, जय भारत।